हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बच्चों, आज जो आपका पेपर यानी 31 मार्च को हुआ है कौन सा, साइंस का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं हम सॉल्यूशन पर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था बच्चों, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच वैल्यूज इज लाइकली टू बी। हिंदी में बोलूँ तो एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलेन का पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखो बाकी सब क्या है, 1 है, 4 है और 7 है। सब जो पीएच मान दे रखे हैं 7 से कम है, एक ही है जो 7 से ऊपर है। तो यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, का नंबर का हो जाएगा फोर्थ नंबर 10। ठीक है। सेकंड नंबर जो है इसमें विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर है इसमें जो गा नंबर दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ नंबर है पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड नंबर है माइट्रोकांडिया में। ठीक है। फिफ्थ नंबर है इसमें विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ओम। 4 नंबर इसमें दे रखा है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ये बच्चों मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद प्राप्त होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें एग्जाम्पल देना था, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा BaCl2 + Na2SO4, यानी ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको सॉल्व करके पूरा। BaCl2 + Na2SO4 टेंस टू हो जाएगा आपका बच्चों क्या, BaSO4 + 2 NaCl। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। इसमें कहा है कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। देखो यहाँ पर SO4 किसके साथ है, Na2 के साथ, तो यहाँ से ये आ गया किसके साथ, Ba के साथ। ठीक है, और यहाँ से Cl, देखो ये आयन हो गए, यहाँ पे Cl2 और SO4, तो SO4 चले गया Ba के साथ, ठीक है, और Cl2 चले गया किसके साथ, Na के साथ। यानी आयनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो आंसर है ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड का। ठीक है, टिक मार्क वाले मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी बच्चों जो फोकस दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12.5। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो देखो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी होता है बच्चों R/2। R क्या है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 25, बट्टे में आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। तो बच्चों बहुत सारी युक्तियां हैं, इसमें जो है आपकी मेन में नसबंदी है, अवरोधक है, अंतःगर्भाशयी युक्ति है, या गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये है आपका जो पेज नंबर 70। क्वेश्चन है बच्चों क्या, कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगा। यानी अगर हम इसमें क्या रख दें, एक दिक् सूचक रख दें, जैसे हम हमारे पास कंपास जिसे बोलते हैं, तो वो हमारी क्या करेगा, दोनों दिशाओं को संकेत करेगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल को। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर भी बता देता हूँ आपको क्या है। जैव निम्नीकरण का बच्चों जो उदाहरण आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रसोई घर का कचरा। जैव निम्नीकरण में क्या आ जाएगा, रसोई घर का कचरा, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, मलमूत्र, कागज। ठीक है, तो एक एक उदाहरण देना था, तो आप इनमें से जो भी लिख करके आए हैं वो आपका राइट हो जाएगा। और अजैव निम्नीकरण का क्या हो जाएगा बच्चों, कीटनाशक, पीड़कनाशक, रसायन, पारा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, थर्मोकोल, रेडियोधर्मी कचरा आदि। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए। तो आ जाते हैं हम बच्चों सीधा किस पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर।
इसका पहले हमें क्या लिखना है, एक समीकरण लिखना है किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करते हुए। ये है आपका पेज नंबर 15। जैसे पेपर बच्चों मेरे हाथ में आया वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 घंटा लगा सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढने में। तो किसके साथ किसकी अभिक्रिया करानी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ। तो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है 7। न्यूमेरिकल भी बच्चों सारे सॉल्व कराऊंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, CaSO4 और हाफ H2O। जब हम किसकी ये हो गया आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया करानी किसके साथ, जल के साथ। तो 3/2 H2O और बनेगा हमारा क्या, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। तो जिन्होंने बच्चों ये क्या लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है, ये अभिक्रिया लिखी है, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके 2 उपयोग लिखने हैं किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, पहला हो जाएगा आपका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, फिर खिलौने बनाने में, ठीक है, और बाकी घरों आदि को सजावट के लिए भी, ठीक है। तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब जो इसमें फर्स्ट था वो है आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर संतुलित करना था। तो संतुलित करने पे जो आएगा 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2O टेंस टू Fe3O4 प्लस रहेगा आपके पास इधर 4H2, ठीक है। तो जिन्होंने इस टाइप से किया है उनका क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। सेकंड नंबर जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं, 2NaOH प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 टेंस टू Na2SO4 देखो Na2SO4 और बाकी जो इधर रहेगा वो आ जाएगा हमारा 2H2O। इसमें चेंज कहाँ आया, देखो ये सेम रहा पूरा, ठीक है, जैसा आपके क्वेश्चन में था, बस जो H2O था वहाँ पर लग गया 2 और यहाँ सामने लग गया 2। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों आपका स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे बता देता हूँ। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो देखो स्वपरागण, पहले स्वपरागण बता देता हूँ, फिर उसके बाद परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी, इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। और सेकंड नंबर जो इसमें नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। थर्ड नंबर जो इसमें है वो है पुंकेसर व स्थिकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण आसानी से वतिकाग्र पर गिर जाए, ठीक है। फोर्थ नंबर में पुष्प प्रायः सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है कुछ पौधों के पुष्प कभी खुलते ही नहीं अर्थात बंद होते हैं। तो ये हो गया स्वपरागण। अब परपरागण का देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। फिर है नर और मादा का भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंच सके। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ नंबर वो है पुष्प प्रायः वायु परागित पुष्पों को छोड़कर गंध युक्त, आकर्षक, बड़े या छोटे समूह में तथा मकरंद युक्त होते हैं। फिफ्थ नंबर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या स्वपरागण एवं परपरागण का क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, लार में 99.5% जल, श्लेष्म, टॉयलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को गीला करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टॉयलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये था बच्चों आपका किसका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है बच्चों इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा
समझाइए। तो इसका मैं चित्र आपको सीधे यहीं इसी बुक से दिखा देता हूँ। तो देखता हूँ, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो तो चित्र देख सकते हैं इसका बच्चों आप, ये रहा। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम, इन तीनों में से कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो जो ये बीच में आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये आपको क्या है, केंद्रक है, और ये जो साइड में इसके कॉर्नर है पादप, और ये जो बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं वो है हमारे क्या, खाद्य धामी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका, सिर्फ इसमें इतना ही करना था, 1 नंबर का था। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें था 2 विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट और 240 वाट। ये वाला न्यूमेरिकल बच्चों मैंने लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए थे, उनमें से 3 न्यूमेरिकल सेम टू सेम वही आए हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं पूरा करके दिखाता हूँ। इसमें देखो हमें 60 वाट और 60 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब दे रखे हैं। तो हम इनको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर का ये है आपका बच्चों 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, 60 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब दे रखे हैं। तो P1 मान लेते हैं हम 60 वाट और P2 मान लेते हैं कितना, 100 वाट। और बाकी जो हमको दे रखा है वो तो सेम है, जो इनके बीच में क्या है, वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं V1 कितना है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और जो दूसरा है वो भी सेम है, 220 वोल्ट। अब हमें क्या दे रखा है, इसमें बोला है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी हमें R1 बट्टे R2 दिखाना है। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर V² बट्टे R, V² बट्टे होता है, यहाँ पर आ जाता है P, शक्ति बराबर होता है P बराबर V² बट्टे R। अब हमें R का मान निकालना, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, R बराबर हो जाएगा V² बट्टे P। ठीक है, अब V का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, P1 और P2। अब दोनों का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे हम R1 के लिए R1 ले लेंगे। तो यहाँ से देखो V का मान कितना है, 220 वोल्ट, ये सेम रहेगा, बट्टे में आ जाएगा क्या, P1 हमारा कितना है, 60। ऐसे ही अगर हम R2 ले लें, R2 दे रखा है सेम रहेगा 220, और वाट में दे रखा है कितना, 100। तो यहाँ से हमें दोनों का वो बताना है कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ये आ जाएगा 220 बट्टे 60, ऐसे ही 220 बट्टे 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दूसरा तीसरा हो जाएगा, पहला चौथा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 बट्टे R2 बराबर हो जाएगा कितना, 220 बट्टे 60 गुणा हो जाएगा 220 बट्टे 60, और 100 चले जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 100 बट्टे कितना आ जाएगा, 220। इससे ये हो जाएगा कट, तो बचेगा हमारे पास कितना, 100 बट्टे 60। इस जीरो से ये जीरो कट आ जाएगा कितना, 10 बट्टे 6। तो यहाँ से R1 बट्टे R2, तो R1 देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना आ रहा है 10, और R2 आ रहा है कितना 6। तो कौन बड़ा है, R1 बड़ा है किससे, R2 से। तो ये हो गया बच्चों आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि ओम का नियम क्या है। 1 नंबर में आया है, ओम का नियम बताना है इसमें। तो ओम का नियम बता देता हूँ क्या होता है। ओम का नियम होता है बच्चों, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, तो अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसमें यदि हम मान लें किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 13 का फर्स्ट, विभवांतर क्या है, V है, तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I समानुपाती हो जाएगा V। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं I बट्टे V बराबर नियतांक। ठीक है, यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। यानी इसमें बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाएं, तो वह क्या रहेगा, चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती रहेगा, जो उसमें बहने वाली धारा है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों मैंने ऑलरेडी टिक करा दिए थे। इसमें बच्चों लगभग 90% क्वेश्चन जो आए हैं मेरे बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर विश्वास ना हो तो मैं PDF दे दूंगा जो मैंने बच्चों को कराई थी। तो इसमें नेक्स्ट है फ्लेमिंग के कौन से, बाएं हाथ का नियम। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम यानी दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार क्या होता है, यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी उंगली
तथा मध्यमा अंगुली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखे कि प्रेरित धारा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो मध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा बताएगी। अब इसमें जो मेन है वो मैं आपको यहाँ लिख कर दे देता हूँ। तर्जनी किसको बताएगी? तर्जनी बता रही है आपकी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आ जाएगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट और क्या है आपका? अंगूठा। अंगूठा किसको बता रहा है? चालक की गति की दिशा। चालक की गति की दिशा। नेक्स्ट जो बची है मध्यमा, वो किसको बता रही है? मध्यमा आपकी बता रही है धारा की दिशा। धारा की दिशा, ठीक है। डायग्राम आपको आता होगा तो आप इसका ऑलरेडी डायग्राम बना चुके होंगे। तो ये था बच्चों आपका क्या? फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसका आंसर बता देता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसमें जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू नियतांक। तो ये थे बच्चों स्नेल के अपवर्तन के दोनों नियम। नेक्स्ट है हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? कोई दो कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि सिर्फ ये बना करके लिखने वाले क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है वन प्राणी तथा पादप का संरक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि स्थानीय निवासियों को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। वन क्षेत्रों की देखभाल की जिम्मेदारी से स्थानीय क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलता है। इसी के साथ वन क्षेत्रों से मिलने वाले लाभों में स्थानीय निवासियों को भागीदारी होने से वन क्षेत्र का संरक्षण एवं प्रबंधन दक्षतापूर्वक किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बच्चों इतना डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये बनाने वाला क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन आप सभी ठीक ही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो तत्वों, क्वेश्चन नंबर 16 है। दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक दे रखे हैं कितना? 12 और 17। 12 और 17 दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारे दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या? पहला तो x तथा y का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। तो पहले मैं बता दूँ जो इनका नाम होगा, जो 12वें नंबर पर तत्व है वो होगा बच्चों आपका क्या? मैग्नीशियम। और जो 17 नंबर पे है वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? x तथा y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी है। अब इसका परमाणु क्रमांक 12 दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8। मैंने क्या कहा था जब इसका बता रहा था मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, तो जो हमारा कोष्ठ रहता है उसमें कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में कितने आएंगे? 8, ठीक है। उसके बाद अब कितने बचे? देखो 8 और 2 10 हो गए। कितने बचे? 2। तो 2 आ जाएंगे आपके अंतिम कोष में। तो ये होगी बच्चों इसकी क्या? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ऐसे ही क्लोरीन का बन जाएगा कितना? पहले इसका देखो 17 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 10 हो गया, 7। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में कितने आ जाएंगे? 7। 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका कहाँ नंबर में यही पूछा था। फिर पूछा है x तथा y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। तो जो ये mg है वो है आपके बच्चों कौन से में? द्वितीय वर्ग में, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो है आपका बच्चों 17वें वर्ग में, ठीक है। थर्ड इसका जो पूछा है इन तत्वों में कौन धातु तथा कौन अधातु है। तो इसमें जो क्लोरीन है वो क्या है? अधातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। और मैग्नीशियम क्या है? धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इसका क्वेश्चन इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ आपको। अथवा वाले क्वेश्चन भी बच्चों आपको सभी बताऊंगा मैं। तो इसका जो आंसर है मैं निकाल लेता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है
पहले हम मेंडलीफ का आवर्त नियम देख लेते हैं। तो इसका मैंने बच्चों टिक लगा करके दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी को आपने पढ़ के जाना है। तो इसका जो आंसर है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि दो तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। नेक्स्ट जो आधुनिक आवर्त नियम था, उसमें क्या था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि दो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अवधि के पश्चात समान गुण वाला तत्व पुनः आ जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम को लिया गया, ठीक है, जो कि तत्वों का मूल लक्षण है। तो ये लिखना था आपको इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट है, सहसंयोजी आपंद से आप क्या समझते हैं, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन में मैं बता देता हूँ। पहला तो यही है कि इसमें क्या बताना है, एक मिनट, सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। तो देखो, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, जब संयोजन करने वाले तत्वों के परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी द्वारा अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तब सहसंयोजन आबंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया सहसंयोजन आबंध किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। बीच में रहेगा हमारे पास क्या, कार्बन। तो पहले देखो बच्चों, कार्बन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीथेन का क्या होता है, CH4। तो इसमें आपके बच्चों कितने आ जाएंगे, 4 सर्कल बन जाएंगे चारों ओर। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास। देखो कार्बन आ गया और 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो और यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये होगी बच्चों आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जिन्होंने इस टाइप से किया होगा उनका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का ख नंबर, वो है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयनिक यौगिक क्योंकि धन तथा ऋण आयनों से बने होते हैं अतः इनके अणुओं के मध्य विपरीत आवेशित आयनों के बीच विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप स्थिर क्रिस्टल जालक होता है जिसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। चूंकि वह ऊर्जा तापक्रम के समानुपाती होती है, इसलिए इन यौगिकों के अवस्था परिवर्तन के ताप अर्थात क्वथनांक और गलनांक अधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है। आई होप इसका आंसर भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 18 नंबर का और खा 1 और 2 नंबर के। पहला इसमें एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो उसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमीन। नेक्स्ट इसका खा नंबर है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो इसका भी आंसर बता देता हूँ। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसके 2 उदाहरण देने थे। तो एक है बच्चों आपका Al2O3, ठीक है, और सेकंड जो हो जाएगा AS2 और O3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट है 19 नंबर, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें भी बच्चों अगर हम अंतर दिखा देते तो आपका राइट हो। जैसे अलैंगिक जनन को आप पढ़ लेते हैं पहले हम, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लैंगिक ये हो गया अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। सेकंड नंबर आ जाता है दोनों में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें सेकंड लैंगिक में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। थर्ड नंबर है निषेचन नहीं होता है किसमें, अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है। फोर्थ नंबर है संतान पूर्णतः जनक के समान गुणों वाली होती है किसमें, अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है, संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें आपने बच्चों इतना ही लिखना था। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र का साफ व स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो मैंने जो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बताए थे उसमें ये वाला डायग्राम और जो इसका अथवा में दे रखा है, दोनों डायग्राम बच्चों आपके आए हैं। तो आपने दोनों डायग्राम अच्छे से बनाने थे, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ यहीं पर। देखो मानव का मूत्र तंत्र यही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों आपके ये हो गया आपका डायग्राम। इसमें मैं क्या दिखाना था, महाधमनी, दायालिंद और बाया अलिंद। महाधमनी देखनी है कहाँ पे बच्चों इसमें, और महाधमनी देखो ये रही, ठीक है, आप देख रहे होंगे महाधमनी। और दूसरा हमें क्या दिखाना था, धमनी,
और सॉरी बायवृक, और सॉरी इसमें वृक दिखाना है, वृक दिखाना है, मूत्रवाहिनी दिखाना है और मूत्राशय दिखाना है। तो वृक देखेंगे बच्चों, ये रहेगा। दूसरा में क्या दिखाना है इसमें, मूत्रवाहिनी, और क्या दिखाना है, एक मूत्राशय। तो मूत्राशय आप देखेंगे इस जगह पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट इसमें है आपका क्या, मानव हृदय का दिखाना है। तो मानव हृदय का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मानव हृदय में हमें दिखाना है क्या, महाधमनी। महाधमनी कहाँ है इसमें, महाधमनी, ठीक है। तो ये बच्चों जो आपका डायग्राम है किसका, हृदय का। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे जो हमको दिखाने के लिए बोले थे, आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या, महाधमनी, दायां आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है। देखो दायां आलिंद ये रहा, बायां आलिंद ये रहा, और महाधमनी ऊपर रही, ठीक है। तो ये वाला भी डायग्राम आपने बनाया होगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर रखे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका भी आंसर बताता हूँ मैं। 21 नंबर पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो इसका जो आंसर है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका रासायनिक समीकरण। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली ऐसी उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरिम की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलती है। बच्चों आपने जो बचपन में याद किया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यही अगर आप ये लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसमें हमें अभिक्रिया भी दिखानी थी, ठीक है। तो अभिक्रिया इसकी क्या हो जाएगी, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O टेंस टू हो जाएगा आपका क्या, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका क्लोरोफिल, बनेगा क्या आपका यहाँ पे C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस बाहर चलेगा आपका क्या 6H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन जो है वो है इसमें एंजाइम क्या है, एंजाइम का एक कार्य लिखिए। तो एंजाइम का भी बता देते हैं। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम देखो, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या बताना है, इसका एक कार्य भी बताना है। तो इसका जो कार्य हो जाएगा, यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये किसका काम करता है, रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है कौन, एंजाइम। और एंजाइम होता है क्या है, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होता है। ये जैव उत्प्रेरक होता है कौन, एंजाइम। लिखेंगे इसका आंसर क्या कि जैव क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है, ठीक है। जैव उत्प्रेरक होता है कौन, एंजाइम, और ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 22 नंबर की, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि को समझाइए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो बनाना था, डायग्राम बनाना था, तो पहले इसका आप डायग्राम देख लो, उसके बाद फिर इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा बच्चों, ये PDF दे दूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही PDF में दे दिए थे। सिर्फ इसका यहाँ डायग्राम देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ ऊपर मैंने ग्रीन सर्कल कर रखा है, यानी क्वेश्चन आया था आपका, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी प्रोसेस मैं इसकी आपको PDF में दे दूँगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है, एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट तथा 500 मेगा एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, बल्ब की शक्ति, बल्ब का प्रतिरोध, 2 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे करूंगा, तो पहले मैं बोर्ड कर लेता हूँ साफ। बोर्ड हो गया साफ। तो देखते हैं बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 का अथवा। अब इसमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले शक्ति निकालनी है, ठीक है। तो बल्ब की शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P = V × I, ठीक है। अब इसमें सब कुछ आपको दे रखा था, V दे रखा है आपको कितना, V दे रखा है आपको 5, ठीक है। और धारा आपको दे रखी है कितनी, 5 मेगा एम्पियर। मेगा एम्पियर को आपने किस में चेंज करना था, वाट में चेंज करना था, ठीक है। तो इसको जब हम वाट में चेंज कर लेंगे, धारा को I दे रखा है आपको 500
मेगा एम्पियर, ठीक है। इसको हम वाट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.5, ठीक है। किससे कर दिया हमने, इसमें दे दिया हमने 100 से नहीं 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 × 0.5 सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2.5। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट, ठीक है, शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट इसमें बल्ब का प्रतिरोध निकालना था, यानी R निकालना था, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है V/I। V का मान कितना है आपके पास, 5, और दूसरा आपके पास I जो धारा है वो कितना है, 0.5। इसको सॉल्व करना था, यहाँ से पॉइंट हटाएगा, ऊपर 0 सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10, और प्रतिरोध का मात्रक ओम। थर्ड नंबर में क्या करना था, थर्ड नंबर में बच्चों आपको दिखाना था इसे कितने घंटे जला रहे हैं बच्चों हम, 2 घंटा जलाने पर जो मुक्त ऊर्जा होगी, ऊर्जा का व्यय होगा। तो एक फॉर्मूला होता है उपभोक्त ऊर्जा, W बराबर होता है P × T, ठीक है। अब यहाँ पे P आपको कितना दे रखा है, P आपने अभी स्टार्टिंग में निकाला था देखो 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 × समय कितना हो रहा है, 2 घंटे। अब घंटे को हमें किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो सेकंड में बदलेंगे तो देखो 2 घंटे है गुणा 60 ही हो जाएगा क्या, टोटल 2 घंटे सेकंड में बदल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 2.5 को रखते हैं ऐसे ही, 6 × 36, 36 दूनी 72, तो आ जाएगा कितना, 7200। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 और 2.5 की, 72 और 2.5, 5 दूनी 10, 0 हाथ लगा 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। 0 6 4 10 का 0 हाथ लगा 1, 4 5 7 और 1 8 और 1, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं पूरा 1800 ये रहा, और 2 0 पहले से थे हमारे पास, और 1 पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा, 18,000, और ये आ जाएगा किसमें, जूल में, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका बच्चों 23 का, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, ये न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया था। तो इसमें देखो h दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, u दे रखा है देखो, और आपका इसमें क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए u हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दूरी दे रखी है आपको कितनी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या आ जाएगी, बस किसमें, प्लस में, ठीक है। तो पहले हमें किसका मान निकालना है, v का। तो फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v निकालना है, माइनस का ले आएंगे हम दूसरी साइड में, तो हो जाएगा प्लस 1/u, बराबर में आ जाएगा 1/v। इन दोनों का मान दे रखा है कितना, 1/20, और देखो ये माइनस, जब यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/30 बराबर 1/v। इन दोनों का हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। अब 20 को भाग देंगे 60 से, कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 से कराएंगे 3, -23 को भाग देंगे 60 से 2 बार, यानी 2, 1/v। 3 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, v बराबर कितना आ गया, 60। अब प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। स्थिति हम लिख लेते हैं, स्थिति क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। सेकंड में इसमें हमें क्या करना था, प्रकृति बतानी थी। अब देखो प्लस में आया आंसर, ठीक है, धनात्मक आया, तो जो इसका प्रकृति हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं प्रकृति बराबर, प्रकृति आपकी बनेगी उल्टी, यानी उल्टा तथा वास्तविक। अगर नेगेटिव आता तो आपका क्या हो जाता, सीधा तथा आभासी। नेक्स्ट इसमें आकार निकालना है, तो आकार भी निकाल लेते हैं। आकार बराबर हो जाएगा क्या, आकार के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर v/u बराबर में h'/h, किसके लिए, लेंस के लिए लिखा है, और दर्पण के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। v का मान अभी हमने निकाला कितना, 60, u का मान हमें दे रखा था कितना, -30, गुणा h' का मान निकालना, h' साइड में आ जाएगा और h आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो h का मान कितना दे रखा हमको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लो, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी हो जाएगा कितना, 20, यानी जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया, -20, ठीक है। 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20, ठीक है, -20, जो ऊंचाई आ गई हमारी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट देखते हैं परितंत्र से आप क्या समझते हैं।
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों मैंने जब आपको पीडीएफ बताई थी तो उस पीडीएफ में मैं उसका आंसर आपको बता चुका था। ठीक है, मैं आपको यहाँ श्योरिटी के लिए दिखा देता हूँ कि मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक किया था, परितंत्र वाला, कि परितंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए परितंत्र से आप क्या समझते हैं, देखिए परितंत्र से आप क्या समझते हैं, सर्कल है। तो इसका जो सॉल्यूशन जाएगा काफ़ी लेंथी जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्वेश्चन है बच्चों आपका है 25 नंबर का तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये भी मैंने बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट में टिक किया था। तो क्यों किया जाता है, देखो उसमें जो आप चिप्स खाते हो उसमें आपने गैस भरी हुई देखी होगी, तो वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। तो उसमें इसलिए डाला जाता है ताकि उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, और उसके स्वाद, और गैस डालने से क्या फ़ायदा होता है, उसका स्वाद और गंध परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण व जल बनाता है। और इसमें उदाहरण भी देना था, तो उदाहरण बच्चों आपका हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, NaOH प्लस HCl टेंस टू, देखो अब हमारा क्या बनाना है, लवण बनाना है, तो लवण हो जाएगा NaCl, और क्या बनाना है, जल। तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl। ठीक है, ये दोनों बन गए, यहाँ पे बचा एक H और यहाँ पे एक H, बन जाएगा H2 और एक O बचा, आगे हमारे पास H2O। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों 2 तत्व उपस्थित होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों आपका हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। ठीक है, और ये हो गया बच्चों आपका 25 नंबर का अथवा का नंबर भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखने हैं। क्या, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट, और मैंने 3 बता दिए थे आपको, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और एक बताया था कज्जल। ठीक है, इस टाइप से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो ये भी मैंने अब बता दिया था जब 1 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे कि सोडियम क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। इसको अगर हम वायु के संपर्क में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसमें आग लगने से बचाने के लिए हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें घ नंबर की सक्रियता श्रेणी क्या है। तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, धातु है उनको जो अभिक्रियाशीलता होती है उनकी, तो उनके घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 26 नंबर में केवल रासायनिक समीकरण देने थे, तो बोर्ड को कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा साफ। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है 26 का नंबर क्या होता है, जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। क्या करना है, जिंक को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पर क्या बनेगा हमारा Na2ZnO2। इसका नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, प्लस हमारे पास क्या शेष रह जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट नंबर का। उसके बाद सेकंड नंबर जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों, आपका बेकिंग सोडा होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, 2NaHCO3, जब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या होता है बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट, प्लस H2O जल, और CO2 क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 26 नंबर का खा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, यानी उपचयन और अपचयन एक साथ होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें अगर एग्जांपल पूछा और उदाहरण भी देना है तो उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ZnO प्लस क्या हो जाएगा दूसरा कार्बन, क्या बनाएंगे Zn प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने सिर्फ इतना करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मानव, क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं।
अब आपको पता होगा कि मनुष्य के जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं। ठीक है, मादा में 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्र वाला होता है, किंतु नर में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान होते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र भी कहलाते हैं। इस प्रकार नारी में इस 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को XX तथा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक लंबा किंतु दूसरा काफ़ी छोटा होता है और इन्हें XY से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, जब निषेचन होता है तो नर से प्राप्त कोई भी शुक्राणु 22 प्लस Y गुणसूत्र वाला या 22 प्लस X गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है। इस प्रकार युग्मज में अब ठीक है निषेचन के बाद 44 प्लस XX या 44 प्लस XY गुणसूत्र हो सकते हैं, अर्थात लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही मिलने वाले शुक्राणु के गुणसूत्र के आधार पर हो जाता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के अनुसार बनने वाले युग्मज निम्नलिखित प्रकार नर या मादा शिशु का विकास करते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। 44 प्लस XY जब होगा तो क्या हो जाएगा नर, ठीक है, नर शिशु हो जाएगा, और जब 44 प्लस क्या हो जाएगा X हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा मादा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपको कौन सा कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। नेक्स्ट है DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वह है जनन प्रक्रिया में DNA प्रतिकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मावास के अनुरूप बना रहता है। तो इसका सिर्फ इतना ही आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है। ये आपका न्यूमेरिकल, तो इसका सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा मैं। वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत प्रतिरोधकता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है, जबकि घन में विद्युत धारा उसके विपरीत फलकों के लंबवत प्रवाहित होती है। तो ये था आपका कि वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। नेक्स्ट जो इसमें है कि इसका जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर बताना है, तो आपको पता होता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, आपका क्या होता है लंबाई तथा अनुप्रस्थ का। देखो लंबाई के क्या होता है समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ से हम क्या हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक आ जाता है कांस्टेंट, ठीक, रो, और ऊपर आ जाएगा L/A। अब यहाँ पे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। अब यहाँ से देखो R पहला जो दे रखा है 4 दे रखा है, ये रहेगा ऐसे ही L/A, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा जिसकी लंबाई ही यानी L का मान दे रखा है कितना, L का मान दे रखा है L/2 गुणा A का मान दे रखा है जिसकी लंबाई तथा मोटाई क्या है 2A, मोटाई कितनी दे रखी है 2A। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो रो आ जाएगा, L को हम ऐसे रखेंगे, बट्टे में आ जाएगा क्या इस A को हम ले लेते हैं आगे, और 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4, तो गुणा में रखेंगे 4 को। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे R बराबर देखो रो L/A यानी इस पूरे का मान कितना रख सकते हैं हम 4 रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर 4 गुणा 1/4, क्योंकि 4 ऑलरेडी बट्टे में, इस 4 से 4 कट हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है आपका कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाए। तो पहले अच्छा इधर जगह है, यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो, आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाइए। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। हमें जो प्रतिरोध दे रखे हैं, पहला दे रखा है कितना 2 ओम, दूसरा दे रखा है 3 ओम, और जो तीसरा दे रखा है 6 ओम दे रखा है। और हमें जो तुल्य प्रतिरोध लाना है, पहला लाना है कितना 4 ओम, और जो दूसरा लाना है B नंबर उसमें लाना है कितना 1 ओम लाना है। ठीक है, तो अब कैसे आएगा इसका पहले मैं आरेख समझा देता हूँ। जब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो बनाते हैं हम 1 ओम, 1 प्रतिरोध यहाँ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 प्रतिरोध हम यहाँ लगा देते हैं और 1 इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पे हम ले देते हैं कितना 2 ओम, और यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम, और यहाँ पे 6 ओम। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को करेंगे किसमें समांतर क्रम में। ठीक है, फिर जब ये समांतर क्रम में आ जाएंगे तो एक श्रेणी क्रम में आ जाएंगे ये दोनों। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 ओम व 6 ओम को किसमें समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/r, इसको हम डैश मान लेते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 का मान हम 3 ले लेते हैं, प्लस दूसरा आ जाएगा 1/6। अब इनका हर निकालेंगे, बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 2, 2 की गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकम 2, प्लस 6 का भाग 6 में तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 2 और 1 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 3 बट्टे में 6, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 और इक्वल टू में बस कितना है 1/r डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r डैश बराबर कितना आ गया बच्चों 2। अब ये एक श्रेणी क्रम में जुड़ गया। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास कितना है, एक दे रखा है 2 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है कितना 4 ओम। देखो पहला वाला 4 ओम लाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 ओम को प्लस दूसरे वाले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा R बराबर 4 ओम। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमें कितना लाना है, 1 ओम लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रतिरोधों को किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम इस 2 ओम को हटा देते हैं, इस साइड देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को हमने जोड़ दिया किसमें, 1 में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, पहला आपको दे रखा है कितना 2, दूसरा 3 और ये 6, तो इसको हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तीनों का हर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 6, 2 का भाग 6 में 3 आ जाएगा, प्लस 3 का भाग 6 में 2 आ जाएगा, प्लस 6 का भाग 6 में 1 आ जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, 6/6, तो सॉल्व करके कितना आ गया 1। तो जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 1/1 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/r है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा R बराबर 1 ओम। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये 28 का अथवा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है लेंस की क्षमता का सूत्र। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों आपका शक्ति बराबर होता है 1/f। ठीक है, और जो f होता है वो हमेशा किस में रहता है, मीटर में। और इसका SI मात्रक लिखना था, तो एक जब मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन, बाकी सारे क्या बताए थे, लॉन्ग आंसर बताए थे, बट उसमें एक मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन बीच में आपसे पूछ लिया था कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका आंसर होता है डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, 29 का ख नंबर। तो इसका भी आंसर बता देता हूँ। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः उसे दूर तक देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के जो संकेत होते हैं किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका 29 का ग नंबर। इसमें हमें क्या बनाना है, खाली आरेख बनाना है, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आरेख दिखा देता हूँ। ठीक है, 29 का ग नंबर। तो इसमें जो आप पहला वाला देखेंगे, ये है आपका बच्चों क्या, जब वस्तु फोकस दूरी तथा वस्तु ध्रुव के बीच में रखी हुई हो तब आपका जो डायग्राम बनेगा इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें सेकंड नंबर है कि जब वस्तु किसमें C तथा F के बीच में हो तो तब आपका डायग्राम इस टाइप का बनेगा। सिर्फ आपने ये दोनों डायग्राम बनाने थे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर ग नंबर किसका, 29 का। नेक्स्ट है 30 नंबर की, बड़े बांध बनाने के क्या लाभ हैं समझाइए। तो बड़े बांध बनाने से क्या होगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बाढ़ को हम इजीली नियंत्रित कर सकते हैं और जल विद्युत का उत्पादन होगा और मनोरंजन के लिए हम वहाँ पे क्या बना सकते हैं, टूरिज्म प्लेस बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने इतना लिखना था। नेक्स्ट है 30 नंबर का खा कि पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर का नामोल्लेख कीजिए। तो 3 प्रकार के तो बच्चों मैंने भी बच्चों को पढ़ाया था और मैंने टिक भी कराया था कि 3 प्रकार के आर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना। तो मैं वही 3 आर बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला इसमें रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस। ठीक है, कम उपयोग, पुनः उपयोग, और जो तीसरा है आपका क्या, रीयूज़ यानी पुनः उपयोग, रिड्यूस कम उपयोग और रिसाइकिल पुनः चक्रण। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों किसका 30 नंबर का खा का भी आंसर। नेक्स्ट है 30 का जो अथवा है, हमें अपने संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है। जो संसाधन है उसका सावधानी उपयोग क्यों करना चाहिए। अब देखो, जो संसाधन उनका सावधानी उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये क्या है, इनका जो भंडारण है वो कुछ समय के लिए, यानी हमारे पास अनंत भंडार नहीं है। तो ये क्या होंगे, आने वाली पीढ़ी के आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए हम कुछ बचा सकें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, इसका कम उपयोग करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो। नेक्स्ट है 30वें का खा नंबर जो अथवा का है, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष आरंभ हुई। तो इसका जो ये लास्ट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, गंगा सफाई योजना क्या है।
और जो आज का पेपर आया था बच्चों बहुत ही ईजी आया था। आई होप आप ये अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ कि गंगा सफाई क्या है। तो गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों का औद्योगिक कचरा इसमें मिलता जाता है। ठीक है, और ये कब शुरू हुई गंगा सफाई योजना? ये आपकी शुरू हुई योजना 1985 में शुरू हुई। ठीक है, तो बस इसका जो आंसर है इतना ही आपने लिखना था। और इसी के साथ ये जो आपका पेपर आज हुआ है 31 मार्च को विज्ञान का, इसका पूरा सॉल्यूशन आपने देख लिया। ठीक है, और इसके किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और कि मैंने इसमें जितने क्वेश्चन बताए थे 90% क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने आपको PDF बना करके स्टार्टिंग में ही भेज दी थी। तो आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन किया होगा और अच्छे मार्क्स आने की संभावना आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो पेपर आपका नेक्स्ट है वो आपका मैथ है 5 अप्रैल को, तो उसकी तैयारी मैंने आज एक वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको अगले आने वाले 4 दिन तक तैयारी कराऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।